नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम। आज आपके सामने जो टॉपिक रख रहा हूं उस टॉपिक का नाम है वाक्य और उसके अंग। बच्चों, ये आपके सब्जेक्ट में, ये आपके विषय में या ये आपके व्याकरणिक विषय में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 10 तक अगर हम देखते रहते हैं तो धीरे धीरे जैसे वाक्य है, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और वाक्य रूपांतरण, जैसे हम इस स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो सबसे पहले इसको समझना बहुत आवश्यक है। कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कक्षा 7वीं के बच्चे को ये टॉपिक है। कक्षा 8वीं, कक्षा 7वीं, कक्षा 9वीं और 10वीं में तो इसके आगे की स्टेप है, वो अगले पार्ट में हम बताएंगे आपको। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्य और उसके अंग। क्या है? सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी वाक्य और उसके अंग। आप देखिए, वाक्य किसे कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण विषय यहां आ जाता है। वाक्य किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहां से ही हमारी भाषा की शुरुआत होती है। अगर भाषा के पहले अगर हम आते हैं तो हमारी भाषा निर्माण वो किस प्रकार हो गई, उसका अगर क्रम देखते हैं तो हम वाक्य को छोड़ नहीं सकते हैं। वाक्य से ही हम भाषा का निर्माण कर सकते हैं। विविध प्रकार के ग्रंथ लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, जो आपको लिखना है लिखेंगे। जैसे आप आजकल ऐसे लिख रहे हैं आप, तो ऐसे भी वाक्य से ही तैयार होते हैं। तो भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ये तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है या ऐसा एक साधन है जिनके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वाक्य भाषा की लघुत्तम इकाई है। वाक्य भाषा की लघुत्तम इकाई, लघुत्तम मतलब छोटी इकाई है, छोटा भाग है। इसलिए शब्द के पद्य में नहीं, शब्द के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे किसी किताब में, सरस्वती बुक के जितने भी व्याकरण बुक है उनमें उन्होंने कहा है कि शब्द वो होता है, शब्द तो सार्थक होता ही है, निरर्थक शब्दों को हिंदी भाषा में कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने परिभाषा इस प्रकार की, पद के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उन्होंने माना, क्योंकि उनका कहना है कि शब्दों को सार्थक क्यों कहना है, निरर्थक शब्दों को हमारी हिंदी भाषा में कोई स्थान नहीं है, तो सार्थक शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं है, शब्द सार्थक होते ही हैं। तो इन्होंने पद के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ऐसे बोल दिया। दो उदाहरण, जैसे सोहम खाना खा रहा है। सोहम खाना खा रहा है, प्रिंट में ठीक है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये देखिए, ये वाक्य है और ये वाक्य के दो उदाहरण। वाक्य की परिभाषा अगर हम देखेंगे, अभी वाक्य की परिभाषा देखने से पहले ये हम दो उदाहरण देखें, इससे अगर आपको पता चल जाएगा, पद या पदबंधों से बनी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिससे किसी विचार, भाव या संदेश को या संदेश व्यक्त हो, उसे वाक्य कहते हैं। अगर हमें जो पढ़ाया गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। सिंपल भाषा में अगर आपको किसी को परिभाषा देनी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। वाक्य की सबसे छोटी इकाई शब्द है और शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण, शब्द, वाक्य। तो पद या पदबंधों से बनी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिससे किसी विचार या भाव, संदेश को व्यक्त हो, उसे वाक्य कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा एक देखते हैं हम। विचारों को पूर्णता और स्पष्टता से प्रकट करने वाला, क्या बोल रहा हूं ध्यान दीजिए, विचारों को पूर्णता और स्पष्टता से प्रकट करने वाला सार्थक
और व्यवस्थित पद समूह वाक्य कहलाता है। जैसे मां ने खाना बना लिया है, पूर्ण समूह है। अब देखिए, ये मां ने खाना बना लिया, ये ऐसा समूह है, इससे निश्चित एक स्पष्ट संकेत आ जाता है कि मां ने खाना बना लिया है, अब खाने के लिए जाना है कि नहीं? तो ये स्पष्ट संकेत आ जाता है या संदेश मिलता है। अब दूसरा प्रश्न आ जाता है कि वाक्य की विशेषता है। वाक्य की परिभाषा देख लिया हमने, वाक्य की विशेषताएं कौन सी है? वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यह वाक्य की विशेषता है। वाक्य से ही किसी विचार, भाव या संदेश व्यक्त होता है। वाक्य निर्माण पदों या पदबंधों के योग से होता है। वाक्य का उचित पदक्रम होता है। आप बोलेंगे मुझे घर जाना है, ये वाक्य है मेरा, घर जाना है मुझे, ऐसा अगर मैंने क्रम उसका चेंजेस कर दिया तो, अगर वाक्य का ये पदक्रम चेंजेस हो जाता है तो वाक्य हमें अटपटा लगता है। भले वो संदेश को आप समझ जाएंगे, जैसे हम छोटे बच्चे के वाक्य समझते हैं। छोटा बच्चा अगर कहीं चॉकलेट मांग रहा है तो आपको क्या बोलेगा? पापा चॉकलेट मुझे चाहिए, इतना तो नहीं बोलेगा, पापा चॉकलेट। तो हम ये चॉकलेट बोलते, ये चॉकलेट मांग रहा है, ये समझ जाते हैं। पा पा बोलते पानी मांग रहा है, खा खा बोलते खाना मांग रहा है। तो वो भी उल्टा सीधा वाक्य का क्रम लगाता है, लेकिन हम संदेश को समझते हैं। चलो संदेश समझते हैं, लेकिन तभी भी हमारे हिंदी भाषा में एक उचित पदक्रम है। और वो उचित पदक्रम कैसे है? कैसे है? पहले कैसे यश? पहले क्या है? कर्ता। बाद में क्या आता है हिंदी में? कर्म। और तीसरा है क्रिया। यह इस क्रम से हमारी हिंदी भाषा में वाक्य की रचना होती है, लेकिन अंग्रेजी में उल्टा हो जाती है बात में, ठीक है नहीं? क्रिया आती है, कर्ता हमारा लास्ट में चला जाएगा। अंग्रेजी में उल्टा है, लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं? अंग्रेजी का पदक्रम हिंदी में लागू कर देते हैं, इसीलिए हमारा वाक्य रचना कभी कभी अटपटी या गड़बड़ी जैसी लगती है। तो उचित पदक्रम होता है, ये वाक्य की विशेषता है। चलो आगे चलते हैं हम हिंदी व्याकरण में, या वाक्य और उसके अंग कौन कौन से हैं। वाक्य परिभाषा देखी हमने, वाक्य की परिभाषा के साथ साथ विशेषताएं को देखा, और वाक्य के अंग कौन से हैं। जिसे शरीर के अंग होते हैं, अगर मुझे कहेगा आपके शरीर के अंग कौन कौन से, मैं बोले मेरे सर है, मेरे दोनों ये हाथ है, ठीक है नहीं, मेरे कान है, ये मेरे शरीर के अंग है। हमारे हिंदी में जो वाक्य है उस वाक्य के भी अंग है, दो महत्वपूर्ण अंग है, जिसके सहारे वाक्य भाषा में प्रयुक्त होता है। और वो सबसे महत्वपूर्ण एक जो अंग है उसका नाम है उद्देश्य, और दूसरा है विधेय। ये समझ लो वाक्य के अंग। परीक्षा में प्रश्न आता है वाक्य के कितने अंग है? 1 2 3 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि नहीं? तो आपको कौन से लिखने? 2 लिखने के, 1 लिखने, 3 लिखने, 4 लिखने। अब यही समझ में आ जाएगा तो आप बराबर 2 ही लिखेंगे। यह परीक्षा में प्रश्न दिया जाएगा, इनमें से एक वाक्य का अंग है, यहां दिया जाएगा क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, उद्देश्य। आपको पहचानना है वाक्य का अंग तो क्रिया नहीं है, वाक्य का अंग तो विशेषण नहीं है, वाक्य का अंग तो 2 ही दिए हैं, ये एक उद्देश्य। हाँ ये हो सकता है कि उद्देश्य में कर्ता आएगा, विधेय में विशेषण आएगा, क्रिया आएगा, मतलब उसमें क्या क्या आएगा वो आगे है, लेकिन वाक्य के जो मुख्य अंग हैं वो है एक उद्देश्य, दूसरा है विधेय। आपको परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज है उद्देश्य के बारे में हम जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, ध्यान रखो, वाक्य में
जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य दे दिया, नेहा कपड़े धो रही है, यहां दिया क्या? सोहम क्रिकेट खेलता है। तो ये वाक्य है। इस वाक्य में किसके बारे में चर्चा हो रही है? यस, सोहम के बारे में। अर्थात सोहम इस वाक्य का क्या हो गया? सोहम इस वाक्य का क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। गुड, सोहम इस वाक्य का उद्देश्य हो गया। समझना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखिए, सोहम क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य में सोहम के बारे में क्रिकेट खेलने की बात हो रही है, तो अर्थात इस वाक्य का उद्देश्य जो है वो है सोहम। देखिए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और इस वाक्य में सोहम के बारे में क्रिकेट खेलने की बात की जा रही है, अतः सोहम इस वाक्य का कर्ता तथा उद्देश्य है। अक्सर वाक्य का उद्देश्य कर्ता होता है ना? वाक्य का उद्देश्य कर्ता होता है, इसलिए सोहम इस वाक्य का कर्ता भी है और इसका उद्देश्य भी है। अब इसमें उद्देश्य कभी कभी, उद्देश्य के बारे में बता रहा हूं मैं, उद्देश्य कभी कभी अकेला आता है, कभी कभी उसके साथ दूसरे शब्द भी जुड़े रहते हैं। इसे उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। कभी कभी उद्देश्य अकेला है, सोहम क्रिकेट खेलता है, कभी कभी सोहम अकेला आ गए, हो सकता है कभी कभी सोहम के साथ और एक उसके दोस्तों को जोड़ देंगे, सोहम और कार्तिक क्रिकेट खेलते हैं, या हो सकता है सोहम आकाश और कार्तिक क्रिकेट खेलते हैं, या हो सकता है सोहम आकाश कार्तिक और तिवारी सर के बेटे का नाम क्या है? अंकुर, वो भी क्रिकेट खेलते हैं। मतलब ये क्या है, हम जोड़ देंगे। वाक्य में कभी कभी कर्ता अकेला आता है या अपने साथ कुछ और शब्दों को जोड़कर भी आता है, इसे वाक्य का विस्तार कहते हैं, तो उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। देखिए, चोरी करने वाले लड़के ने झूठ बोला। अब देखिए, मेन वाक्य का कर्ता कौन है? लड़का, ठीक है नहीं? वाक्य का कर्ता कौन है? लड़का है। लेकिन वो लड़का कौन है? चोरी करने वाला। चोरी करने वाला, ये शब्द क्या है? ये शब्द उसके साथ जुड़कर आ गए, वो अकेला नहीं आया, ये सारे विशेषण अपने साथ लेकर आ गया। चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, ठीक है नहीं? अपने साथ साथ विशेषण लेकर आ गया। नहीं, झूठ बोला। इस वाक्य में लड़का, लड़के बहुवचन है, कर्ता के साथ चोरी करने वाला आदि शब्द जुड़े हैं, अतः उद्देश्य का विस्तार है। चोरी करने वाले लड़के ने वो वाक्य का उद्देश्य। अब देखिए, अगर हम कक्षा 10 में जाएंगे या कक्षा 9 में चले जाएंगे, हमें पदबंध नाम का एक प्रकार है। पदबंध तथा पदबंध का भेद, ऐसा एक व्याकरण प्रकार है, उसमें अगर हम जाएंगे तो यहां ये पदबंध का ही उदाहरण है। अब देखिए, चोरी करने वाले लड़के, ये पदबंध का उदाहरण है। तो कक्षा 7वीं में, कक्षा 8वीं में ये पदबंध है। पदबंध कैसा है उसके बारे में हमें चर्चा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वाक्य में कभी कभी उद्देश्य कभी कभी अकेला आता है, तो कभी कभी अपने साथ दूसरे शब्दों को भी जोड़कर लेकर आता है, इसलिए ये उदाहरण दिया हुआ है। अब देखिए, उद्देश्य हो गया, उद्देश्य समझ में आ गया। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो वाक्य का उद्देश्य। उद्देश्य कभी कभी अकेला आता है, तो कभी कभी अपने साथ शब्दों को लेकर और शब्दों को जोड़कर आता है। तो अभी विधेय क्या है देखेंगे। वाक्य के अंतर्गत जिस अंश के द्वारा उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए या विधान किया जाए, अब किसके विषय में? उद्देश्य के विषय में। पहले उद्देश्य के बारे में क्या होता था? वाक्य में उद्देश्य के बारे में, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य। अब देखिए, मैं तो बोलता हूं वाक्य में उद्देश्य को छोड़कर
बचा हुआ सारा विधेय है। जैसे विषय में कुछ कहा जाए या विधान किया जाता है, वाक्य के उस अंश को विधेय कहते हैं। जैसे मैं वही उदाहरण देता जो पहले दिया था, सोहम क्रिकेट खेलता है। इस वाक्य में क्रिकेट खेलता है ये अंश बच गया, क्योंकि सोहम तो ऑलरेडी क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य को छोड़कर वाक्य में जो अंश बचता है और वो उद्देश्य के बारे में विधान करता है, कौन सा क्रिकेट खेलता है, ये अंश बच गया, ये छोटा सा भाग बच गया। और ये क्रिकेट खेलता है ये भाग सोहम के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये क्रिकेट खेलता है ये अंश सोहम कर्ता के बारे में विधान कर रहा है, अतः ये विधेय कहलाता है। समझ में आ गई कि वाक्य का उद्देश्य क्या है और वाक्य का विधेय क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जब समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली हम आगे का समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने कुछ उदाहरण दिए यहाँ, आपको परीक्षा में आता है कि वाक्य दिया जाता है कि वाक्य का उद्देश्य अलग कीजिए और वाक्य का विधेय अलग कीजिए, इस प्रकार का परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। तो मैंने यहाँ कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं। मेरी बहन हिंदी की अध्यापिका है। मेरी बहन हिंदी की अध्यापिका है। इस वाक्य का उद्देश्य मेरी बहन, अकेला नहीं है, मेरी जोड़ के आ गए, देखो मेरी बहन वाक्य का उद्देश्य हिंदी की अध्यापिका है। हिंदी की अध्यापिका विधेय। खाना बनाने वाले लोग कल नहीं आएंगे। खाना बनाने वाले लोग, देखिए कितने सारे शब्दों को जोड़कर लेकर आ गए हैं, कल नहीं आएंगे। यश और सोहम क्रिकेट खेलते हैं। आपको बता दें ये दोनों मेरे बेटे के नाम हैं। यश और सोहम क्रिकेट खेलते हैं। यश और सोहम वाक्य का उद्देश्य, क्रिकेट खेलते हैं ये वाक्य का विधेय है। सभी लोगों को मिठाई बांट दीजिए। सभी लोगों को वाक्य का उद्देश्य और मिठाई बांट दीजिए वाक्य का विधेय है। समझ में आ गए? अलग अलग कर सकते हैं ना विधेय। अब देखिए कभी कभी एक ऐसा चार्ट आता है, उस चार्ट के माध्यम से आपको उद्देश्य और विधेय समझाया जाता है। ये समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसे चार्ट है, उद्देश्य, कर्ता, विधेय विस्तार, मैंने विधेय विस्तार, प्रत्यक्ष कर्म, पूरक कर्म, क्रियापद, विस्तारक, विशेषण पद, पदबंध, संज्ञा पद, क्रिया विशेषण पद। उदाहरण डायरेक्टली देता हूं। मेरी माताजी ने परसों गरीबों को मीठे मीठे आम दिए। ये मेन उदाहरण है। इसको हमने उद्देश्य और विधेय में किस प्रकार बांट दिया है, तो ये तब पता चलेगा कि प्रत्यक्ष कर्म क्या है, पूरक क्या है, क्रिया पदबंध क्या है, विधेय क्या है, प्रत्यक्ष कर्म, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा और उसका विस्तार क्या क्या है, उसके बारे में एक समुचित जानकारी चार्ट में मिलती है। लेकिन सबसे अच्छी जानकारी आपको इसी में ही मिल जाएगी। उद्देश्य की पहचान कैसे करें? आपको उद्देश्य पहचान करना है तो क्या करना पड़ेगा? उद्देश्य वाक्य का पूरा अंश है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया है। ये देखना है कि वाक्य में किसके बारे में क्या कहा है, तब आपको वहां अंदाजा लगाकर हम उद्देश्य को ढूंढ सकते हैं। सरल वाक्य के उद्देश्यों की रचना दो घटकों से होती है। कर्ता तथा कर्ता का विस्तारक हमेशा वाक्य का उद्देश्य होता है। कर्ता के स्थान पर एक या एक से अधिक संज्ञा पद आ सकते हैं। यश और सोहम मैदान में खेल रहे हैं। देखिए कर्ता के स्थान पर एक या एक से अधिक संज्ञा पद आ सकते हैं। मैंने बोल दिया ये यश नाम है कि नहीं, ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। एक या एक से अधिक संज्ञा पद आ सकते हैं। कर्ता के विस्तारक के रूप में विशेषण पद अथवा विशेषण पदबंध ही आते हैं। छोटा बच्चा खेल रहा है। अब देखिए बच्चा खेल रहा है आना चाहिए, लेकिन छोटा विशेषण दे दिया आज खेल रहा है तो अथवा विशेषण पदबंध ही आते हैं। आपका छोटा बच्चा विशेषण पदबंध पूरा
मैदान में खेल रहा है। इस प्रकार के भी वाक्य के उद्देश्य को आप पहचान सकते हैं। संज्ञापद के साथ साथ जब विस्तारक के रूप में, संज्ञापद के साथ साथ जब विस्तारक के रूप में विशेषण पद या विशेषण पदबंध भी जुड़ जाते हैं, तब वो पूरा पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे चोरी करने वाले लोगों को सजा मिली, संज्ञा पदबंध है। आपको 8 क्लास में ये बोलने से तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन 10 क्लास 9 क्लास में ये बहुत जरूरी है। संज्ञा पदबंध में यदि संज्ञा पद हटा दिया जाए तो बचा हुआ अंश विशेषण पदबंध होता है। मेरा सबसे छोटा बेटा क्रिकेट खेलता है, उसका नाम सोम है कि नहीं? मेरा सबसे छोटा बेटा। अब देखिए, अगर आप ये अंडरलाइन यहां तक आ जाती तो कौन सा पद बंद होता? है ना तुझे? संज्ञा पद बंद होता, राइट। लेकिन मैंने ये अंडरलाइन हटा दी, यहां बेटा बेटा से यहां कटवा दिया और यहां से आ गए यहां तक। मेरा सबसे छोटा, ये कहा जाता है, क्या बोलता है ये? अगर इसमें से संज्ञा पदबंध को हटा दिया जाए, मतलब बेटा हटा दिया मैंने, यहां बचा हुआ अंश विशेषण पदबंध होता है। ये ध्यान रखो। अतः जो संज्ञा पदबंध कर्ता का कार्य करता है वही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। ये समझना है मुझे। समझ में आ रहा है आप कि अतः जो संज्ञा पदबंध कर्ता का कार्य करता है वही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। यहाँ वाक्य का उद्देश्य और विधेय को मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए, विधेय की पहचान कैसे करें फिर? जैसे उद्देश्य की पहचान करनी, वैसे विधेय की भी पहचान करनी है हमें। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। क्रियापदबंध या क्रियापदबंध के विस्तारक से विधेय की रचना होती है, ये ध्यान रखो। विधेय विस्तारक में कर्म, पूरक तथा क्रिया विशेषण पदबंध आ सकते हैं। कर्म तथा पूरक दोनों की रचना कर्ता की ही तरह संज्ञा पदबंध विस्तारक दोनों को मिलाकर हो सकती है। जैसे उदाहरण देता हूं, मेरे पिताजी हिंदी के अध्यापक है। अब मेरे पिताजी इस वाक्य का क्या है? उद्देश्य। हिंदी के क्या है? विशेषण पदबंध। और अध्यापक है संज्ञा पद। अध्यापक संज्ञा पद। तो मेरे पिताजी हिंदी के अध्यापक हैं, उद्देश्य विशेषण पद और संज्ञा पद। तो इस प्रकार वाक्य का उद्देश्य को आप पहचान सकते हैं, वाक्य के विधेय को पहचान सकते हैं, और दोनों होने के बाद आप यहां ये पाठ समाप्त कर सकते हैं। इससे पहले मैं फिर से आपको दोहराता हूं, फिर से याद रखिए, हमने इस पाठ में पढ़ा क्या? हमने इस पाठ में पढ़ा कि वाक्य किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वाक्य के प्रमुख 2 अंग हैं। कौन से हैं? एक है उद्देश्य और दूसरा विधेय। उसके बाद उद्देश्य की पहचान कैसे करनी है, बाद में विधेय की पहचान कैसे करनी है, ये हमने सीखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस पाठ का जो मुख्य विषय था, वाक्य, उसकी परिभाषा और वाक्य के अंग 2, उद्देश्य और विधेय और उनकी परिभाषा, ये सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक का कुछ अंश था, वो आपके सामने रख दिया है। कक्षा 6 के बच्चों को, कक्षा 7, कक्षा 8 या 10 क्लास तक के बच्चों को ये बहुत ही उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।